Hello everyone, my name is Karishma, a student of ITF first semester from GS and Mary College, University of Delhi. Today I will be presenting on the topic financing and management of educational institution during Buddhist and Jain eras. Lesson for present day governance which forms part of the paper Evolution of Indian Education under Unit 2 Ancient Indian Education, Buddhist and Jain period. Through this presentation, I aim to introduce the key ideas, concept and relevance of the topic within the broader context of school education and teacher preparation. I will be covering the major themes such as finance and management in with the Buddhist period and finance and management in Jain period. Also, lesson for present day governance. I hope the discussion offer meaningful insight and contribute to our collective understanding of the topic. आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध और जैन युग के शैक्षणिक संस्थानों का वित्त और प्रबंधन, वर्तमान शासन के लिए इसके सबक। तो आज हम इस टॉपिक में यह पढ़ेंगे कि बौद्ध और जैन युग के शैक्षणिक संस्थानों का वित्त और प्रबंधन, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वर्तमान शासन के लिए इसका सबक, यानी वो हमें क्या सीख देते हैं या फिर क्या समझाते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वित्त और प्रबंधन क्या होता है। वित्त यानी फाइनेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास अगर वित्त नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को कैसे चलाएंगे। तो पैसा जो होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को संचालित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट किस तरह से होता था और उसको कैसे संचालित किया जाता था वो देखेंगे। बौद्ध और जैन युग के जो शैक्षणिक संस्थान थे उनका वित्त और प्रबंधन कैसे किया जाता था। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। बौद्ध और जैन शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का वित्त और प्रबंधन सुव्यवस्थित और सामुदायिक सहयोग पर आधारित था। सुव्यवस्थित यानी कि व्यवस्थित तरीके से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, और सामुदायिक सहयोग पर क्या था, आधारित था। और इसमें क्या होता है कि सभी लोगों के सहयोग से संचालित किया जाता था ये जो था। बौद्ध विहार, महाविहार दान, राजकीय सहायता और भिक्षु संघों के योगदान से संचालित होते थे। बौद्ध विहार क्या होते हैं। ठीक है, बौद्ध विहार क्या होते हैं, यानी जहाँ पर भिक्षु संघ के लोग रहते हैं। ठीक है, आराधना करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह स्थान क्या कहलाते हैं, विहार कहलाते हैं। ठीक है, और जो संघ होते थे उनके योगदान से संचालित किए जाते थे। जहाँ शिक्षा के साथ नैतिकता और आत्मानुशासन पर बल दिया जाता था। मतलब जो बौद्ध विहार थे वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ क्या सिखाया जाता था, नैतिकता और आत्मानुशासन पर भी बल दिया जाता था। ठीक है, जैन शिक्षण संस्थान जो थे वो स्वनिर्भरता और सामुदायिक शासन पर आधारित होकर जैन मूल्यों के अनुरूप प्रभावी रूप से प्रबंधित किए जाते थे। यानी कि जो जैन शिक्षण संस्थान थे वो भी सामुदायिक शासन पर आधारित थे। अब हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा संस्थानों में वित्त के क्या क्या स्रोत थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है राजा और राज्य द्वारा दान। राजाओं और सम्राटों ने बौद्ध शिक्षा को संरक्षण दिया, यानी कि बहुत सारे ऐसे राजा या सम्राट रहे जिन्होंने बौद्ध शिक्षा जो थी उसको काफ़ी संरक्षण दिया। ठीक है, उसको बढ़ावा दिया। जैसे कि हम सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क जैसे शासकों ने शिक्षण संस्थान थे उनको सुविधाएं देकर, धन भूमि देकर अपना सहयोग दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है भिक्षा और जन सहयोग। बौद्ध भिक्षु लोगों से भिक्षा लेकर अपना जीवन चलाते थे। यानी कि जो भिक्षु लोग थे वो क्या करते थे, जो समाज से मिली वस्तुएं होती थी उनका प्रयोग शिक्षण संस्थानों में और अपने जीवन यापन के लिए करते थे। और अमीर व्यापारी जो थे, ठीक है, वो भी शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा दान करते थे। यानी कि अमीर व्यापारी भी अपना आय का कुछ न कुछ हिस्सा जो था वो शिक्षा के लिए सहयोग देते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है संघों द्वारा वित्तीय सहायता। यानी कि बौद्ध संघ एक संगठित समूह था जो वित्तीय और
प्रशासनिक व्यवस्था करता था। यानी कि जो बौद्ध संघ था, ठीक है, बौद्ध संघ था वो एक संगठन था, ठीक है। जैसे एक संगठन क्या होता है, ये कि यानी कि किसी भी कार्य को संगठित रूप से करने के लिए संचालित होते थे, ठीक है, और ऐसे ही बहुत संगठन थे, ठीक है, जो संगठित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। संघ जो थे वो विहारों तथा महाविहारों का प्रबंधन, शिक्षा के लिए धन और संसाधनों की व्यवस्था करते थे, ठीक है। और जो बौद्ध संघ है वो वित्त में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते थे और उसकी व्यवस्था भी करते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है विदेशी दान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बौद्ध शिक्षा संस्थानों में जो वित्त के स्रोत न केवल भारतीय राजाओं लोगों ने दिया, ठीक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उसे मिला। जैसे चीन, तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के शासकों ने भी बौद्ध शिक्षा संस्थानों को आर्थिक सहायता दी। जैसे प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंग सियांग ने नालंदा के दान का उल्लेख किया, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है भूमि अनुदान। भूमि अनुदान का मतलब होता है भूमि का दान करना। यानी कि कई राजा जो होते थे, कई बड़े बड़े राजा या फिर, ठीक है, वो क्या करते थे, किसी खुशी में या फिर कोई समारोह जो होते थे उसमें बौद्ध मठों को भूमि दान में देते थे। भिक्षु और जो शिक्षक थे, ठीक है, इस भूमि का उपयोग कर शिक्षण संस्थानों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बौद्ध शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन कैसे किया जाता था, ठीक है। तो गाइस मेनली बौद्ध शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन मुख्य रूप से संघ और आचार्यों द्वारा संचालित किया जाता था। इसमें वो क्या करते थे, अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते थे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है संघ और प्रशासनिक ढांचा। तो प्रत्येक संस्थान का संचालन जो था वो आचार्य और वरिष्ठ भिक्षुओं के नेतृत्व में होता था। यानी कि जो भी संस्थानों को चलाया जाता था उनका संचालन कौन करता था, आचार्य या फिर जो वरिष्ठ भिक्षु होते थे उनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। बौद्ध संघ जो होते थे वो क्या करते थे, जो भी व्यवस्था होती थी, अनुशासन हो, वित्त हो, ठीक है, उस सब की देखरेख करते थे, उसको सुचारू रूप से यानी सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में अपनी भूमिका निभाते थे। हमारा सेकंड पॉइंट है शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम का निर्धारण। बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम संघ और आचार्य ही तय करते थे। यानी जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे उनका चुनाव बौद्ध संघ और आचार्य तय करते थे, ठीक है। इसमें धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान सभी विषयों जो थे, ठीक है, वो शामिल थे। और इसमें न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती थी बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। जैसे संवाद, तर्क वितर्क, आत्मचिंतन पर भी जोर दिया जाता था। थर्ड पॉइंट है शिक्षकों और छात्रों का अनुशासन। शिक्षक और छात्र संघ के नियमों का पालन करते थे। यानी कि मैनेजमेंट में शिक्षक और छात्र भी अपनी भूमिका निभाते थे। वे हमेशा अनुशासित जीवन जीते थे। यानी कि अगर वे बौद्ध संघ में रह रहे हैं तो उन्हें नियमों का पालन करना ज़रूरी होता था और अनुशासन में रहना होता था, ठीक है। यह भी उनकी शिक्षा का क्या था, एक अहम हिस्सा था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन। आर्थिक संसाधनों का जो प्रबंधन वो कैसे किया जाता था, दान में जो मिली भूमि होती थी या फिर कोई भी चीज़ जिन्हें इन्हें मिलती थी वो क्या करते थे, जैसे धन हो गया, ठीक है, कपड़े या फिर अन्य संसाधन, उसका जो प्रबंधन था वो बौद्ध संघ ही करता था, ठीक है। कि कैसे और कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इससे प्राप्त आय का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, यह भी लोग तय करते थे, ठीक है। इसी धन से भिक्षुओं और शिक्षकों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रवेश और छात्रवृत्ति। यानी बौद्ध शिक्षा में जाति, वर्ग या लिंग की कोई बाध्यता नहीं थी। यहाँ पे यानी कि कोई भी प्रवेश ले सकता था, ठीक है। यानी यदि कोई छात्र शिक्षा ग्रहण करना चाहता था उसे निःशुल्क शिक्षा और स्थान ठीक है, और अन्य जो सामग्री है वो भी मिलती थी, ठीक है। और विदेश से जो आए छात्र थे उनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी दी जाती थी ताकि वह शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। और इस तरह, ठीक है, इस तरह से बौद्ध शिक्षण संस्थानों का वित्त और प्रबंधन किया जाता था। अब हम देखेंगे कि जैन शिक्षण संस्थान में वित्त के क्या क्या स्रोत थे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है धनी संरक्षक से अनुदान।
यानी वह व्यक्ति जो अमीर और उद्योगपति होते थे वह विद्यालयों, मठों और विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देते थे। ठीक है, मंदिरों में मिली धनराशि का कुछ हिस्सा शिक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा व्यापार और उद्योग से योगदान। यानी व्यापार और उद्योग जैन व्यापारी जो थे और व्यवसायी अपनी आय का एक हिस्सा हेतु धर्म दान के रूप में देते थे। यानी कि वह कुछ पुण्य कमाने के लिए दान के रूप में कुछ हिस्सा विद्यालयों को देते थे। ठीक है, जैसे कि ट्रस्ट विद्यालय होते थे या छात्रवृत्ति या शोधकर्ता में वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कर मुक्ति और छूट। जैन शिक्षण संस्थान हिंदू और जैन शासकों द्वारा कर मुक्त थे, यानी इन पर कोई कर वगैरह नहीं लगा था। ठीक है, उन्हें चालुक्य मौर्य वंश जैसे अनुकूल शासकों से राजकीय संरक्षण भी मिला हुआ था। ठीक है, यानी कि शिक्षण संस्थानों पर कोई कर नहीं लगा था। फोर्थ पॉइंट है मठवासी और सामुदायिक समर्थन। यानी कि जो शिक्षण संस्थानों में वित्त के स्रोत में कुछ सामुदायिक समर्थन भी मिलता था। ठीक है, जैसे कि जो जैन मुनि थे और विद्वान थे वो लोग खुद आर्थिक कार्यों को संभालते थे। ठीक है, उनकी देखरेख करते थे और उन्हें भूमि दान स्थानीय संरक्षकों से सहायता मिलती थी। ठीक है, जिससे वो क्या करते थे, इसका संचालन करते थे। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है भूमि और संपत्तियों से आय। यानी कि जैसे बौद्ध शिक्षण संस्थानों को भूमि दान में मिलती थी वैसे ही जैन शिक्षण संस्थानों को भी जो भूमि थी वो दान में मिलती थी और इसका उपयोग आय अर्जित करने में करते थे। ठीक है, और इससे क्या होता था, जो भी आय उत्पन्न होती थी वह इसका जो उपयोग था वो शिक्षा के लिए करते थे। अब हम देखेंगे कि जैन शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन कैसे होता था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है शासी निकाय। ठीक है, जैन शिक्षण संस्थान ट्रस्टों जैसे कि जैन शिक्षण संघ या फिर जैन इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित होते थे। यानी कि इनके संघ होते थे जो क्या करते थे, इनकी गतिविधियों को संचालित करने में या शिक्षण संस्थानों को व्यवस्थित रूप से चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, यह संस्थाएं क्या करती थी, जैन मूल्यों और नैतिक प्रशासन का पालन सुनिश्चित करती थी। यानी कि प्रशासन में नैतिक मूल्यों का पालन हो सके। ठीक है, और आचार्य और मुनि नीति निर्धारण में मार्गदर्शन करते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है साधु संतों और विद्वानों की भूमिका। जैन शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में साधु संतों की जो अहम भूमिका होती थी। ठीक है, वह क्या करते थे, नीति निर्धारण में मार्गदर्शन करते थे और कुछ संस्थानों का संचालन सीधे जो जैन मुनि हैं उनके द्वारा होता था। ठीक है, और जहाँ वह सिद्धांतों का पालन करते थे। ठीक है, वो एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे क्योंकि वो क्या सिखाते थे, सिद्धांतों का पालन कैसे होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को नियम कानून का पालन कैसे करना चाहिए, यह सब वो सिखाते थे। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक संरचना। जैन संस्थान क्रमबद्ध प्रबंधन प्रणाली अपनाते हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अपना मैनेजमेंट करते थे। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, ट्रस्ट प्रधानाचार्य, ठीक है, शिक्षक व शोधकर्ता। ठीक है, यहाँ पर काम का बंटवारा हो रखा था। ठीक है, जैसे ट्रस्ट बोर्ड। ठीक है, तो ट्रस्ट बोर्ड उसका क्या काम था, ट्रस्ट बोर्ड का वित्त और नीतियों की देखरेख करना। ठीक है, और प्रधानाचार्य का क्या कार्य था, दैनिक कार्यों को संचालन करना, और शिक्षक व शोधकर्ता का कार्य था जैन ज्ञान और आधुनिक विषयों का समन्वय कर उन्हें शिक्षा देना। ठीक है, यानी कि जो भी ज्ञान है और आधुनिक विषयों का भी इंक्लूड करके एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके और काम का डिवीजन कर रखा था। ठीक है, सो हमारा फोर्थ पॉइंट है वित्तीय पारदर्शिता और नैतिक प्रबंधन। तो जैन संस्थान सिद्धांतों के अनुसार ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर दिया जाता था। ठीक है, यानी इनके प्रबंधन में यह भी देखा जाता था कि जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का घोटाला
तो नहीं हो रहा। यह ट्रस्ट सही वित्तीय रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। वो ट्रस्ट थे वो क्या है, सही वित्तीय रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है, ताकि धन का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। और वो यह भी देखते थे कि उनका पैसा है वो सही जगह प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और वह एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करते थे जिससे यह पता लगाया जा सके कि पैसा कहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है। सो हमारा 5th पॉइंट है बुनियादी ढांचे में निवेश और विस्तार। इसमें आता है छात्रवृत्ति और निशुल्क शिक्षा। जैन संस्थान सभी वर्गों के छात्रों को निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति देते थे, ठीक है। आधुनिक जैन संस्थान डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान केंद्रों में वैश्विक सहयोग को भी अपना रहे हैं, ठीक है। और यानी कि उन्होंने क्या करा, शिक्षा का निवेश और विस्तार किया, ठीक है। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त कराते थे, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि वर्तमान शासन के लिए बौद्ध और जैन युग से सीख, ठीक है। यानी कि अब हम देखेंगे कि वर्तमान शासन के लिए इनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, ठीक है, जो आज के समय में हम अपना सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दान और समाज की भागीदारी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि बौद्ध और जैन युग में सभी की भागीदारी से संचालन होता था, ठीक है। और सभी दान और सहयोग करते थे और उसी प्रकार से शिक्षा में समाज, ठीक है, व्यापारी और उद्योग जगत की भागीदारी होती थी, ठीक है। तो हम शिक्षा का कल्याण कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय में शिक्षा का विकास और कल्याण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो हमारा सेकंड पॉइंट है पारदर्शिता और नैतिकता। ईमानदारी और नियमों पर आधारित प्रबंधन से हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बौद्ध और जैन समय के, ठीक है, अगर हम बौद्ध और जैन युग के समय पर जिस तरीके से नैतिकता का पालन किया जाता था, ठीक है, वही पारदर्शिता और नैतिकता आज के समय में भी प्रयोग करेंगे तो भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा, दूर हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है संघ आधारित निर्णय। यानी कि अगर हम समूह के द्वारा लिए गए निर्णय सभी का पालन करेंगे तो वह निर्णय क्या होंगे, सभी के लिए लाभकारी होगा, ठीक है, और निष्पक्ष होगा। फोर्थ पॉइंट है आत्मनिर्भर संस्थान। यानी संस्थानों का संचालन अपने संसाधनों द्वारा स्वयं करना चाहिए और कुछ ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए ताकि वो उसे सही ढंग से संचालित कर सके, ठीक है। और पहले के समय में जो बौद्ध और जैन युग में संघ ही अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे, ठीक है। और उसी प्रकार से हम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है गुणवत्ता और अनुसंधान, ठीक है। यानी शिक्षा में गहराई और नवाचार पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार बौद्ध और जैन युग में नैतिकता के सिद्धांत और शिक्षा थी, ठीक है, उनको तो सिखाया जाता था, साथ ही आधुनिक शिक्षा और विषयों को भी शामिल किया जाता था, ठीक है। उसी प्रकार आज के समय में भी ऐसा करके शिक्षा को और भी ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट है समानता, ठीक है। समानता यानी कि जिस प्रकार से बौद्ध और जैन युग में बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी थी, उसी प्रकार से आज के समय में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ताकि हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर अपना विकास कर सके, ठीक है। 7th पॉइंट है सेवा भाव और पर्यावरण, ठीक है। शिक्षा संस्थान समाज सेवा और प्रकृति संरक्षण की भावना अपनाएं ताकि जिस प्रकार से पहले प्राकृतिक चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रयोग में लाते थे और उसी वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते थे की जाती थी, उसी प्रकार से हमें आज भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए, ठीक है, और ताकि हमें अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा वातावरण भी मिल सके। अब हम देखेंगे कि इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। तो बौद्ध और जैन युग की शिक्षा प्रणाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी, ठीक है, जिसमें सभी चीज़ों का संचालन बड़ी व्यवस्थित तरीके से किया गया था, ठीक है, और
किया गया था, चाहे वो वित्त हो या प्रबंधन हो, प्रशासनिक प्रबंधन हो, ठीक है, सभी बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया जाता था सभी को, ठीक है। और क्या होता था, जिसमें अनुशासन, ईमानदारी, नैतिकता के मूल्यों का समावेश भी किया गया था, ठीक है। और इसी प्रकार से आज के शिक्षण संस्थानों को भी इन मूल्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छी शिक्षा व्यवस्था बने और शिक्षा का विकास हो सके। थैंक यू।